we are going to discuss about the radius bone. Radius bone. रेडियस आपका ये भी लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। रेडियस जो है आपका लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग है आपका स्मॉल बोन ऑफ फोर आर्म। स्मॉल बोन ऑफ फोर आर्म। स्मॉल बोन ऑफ फोर आर्म। यूनानी में इसको हम कहते हैं आपका अज़्मे ज़नद आला। अज़्मे ज़नद आला। अज़्म ज़नद, ज़नद अज़्म के मायने बोन हो गया, और ज़नद आला से मतलब है कि हाथ में बाहर की तरफ अंगूठे के ऊपर। हाथ में बाहर की तरफ अंगूठे के ऊपर जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो ये हाथ के दायरे में बाहर की तरफ जो है आपका सिचुएटेड होती है। अभी यहाँ पे स्मॉल बोन हमने जैसे लिखा है तो देखिए जब हम इन दो बोन को आपस में जोड़ते हैं तो रेडियस बोन अल्ना के मुकाबले पर छोटी होती है। अल्ना ये बाएं हाथ का है, अल्ना के मुकाबले पर छोटी होती है, इसलिए इसको स्मॉल बोन ऑफ फोर आर्म कहा गया है। ओके, तो वही प्रकोष्ठास्थ इसको हिंदी में कहते हैं। किस तरह की बोन है? लॉन्ग बोन है। रेडियस बोन आपका कैसी है? लॉन्ग बोन होती है, जो कि आपका हाथ में बाहर की तरफ जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े होते हैं तो आपके हाथ में बाहर की तरफ जो है ये सिचुएटेड होती है। और इसमें हर लॉन्ग बोन की तरह से इसमें भी तीन पार्ट। कितने? तीन पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड बीच का पोर्शन शाफ्ट। अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। अपर एंड को जब हम इसके देखते हैं, इसका जो अपर एंड है थोड़ा सर्कुलर है। अपर एंड सर्कुलर होता है और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है। नंबर एक हेड, नेक एंड एक ट्यूबरसिटी। यहां पर एक ट्यूबरसिटी होती है जिसको रेडियल ट्यूबरसिटी कहते हैं। हेड, नेक एंड ट्यूबरसिटी, तीन पार्ट जो है आपका अपर एंड के अंदर होते हैं। हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरसिटी। हेड को जब हम देखते हैं, ये इतना ऊपर का पोर्शन जो है आपका हेड होता है। हेड के जस्ट ऊपर की तरफ यहां पर एक शैलो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। शैलो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके साथ आपका कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस में ये वाला पार्ट जो है क्या कहलाता है? कैपिटुलम कहलाता है। ये कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस जो है इसके साथ आर्टिकुलेट होता है और एक ज्वाइंट बनाने में मदद करता है जिसको हम एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। एल्बो ज्वाइंट कहते हैं। हेड के सर्कमफेरेंक्स को जब हम गौर से देखते हैं, इसके चारों तरफ जब हम गौर से देखते हैं तो मीडियल डायरेक्शन में, मीडियल साइड में आके ये थोड़ा ट्रायंगुलर और बड़ा हो जाता है। चारों तरफ स्मॉल एरिया है लेकिन मीडियल साइड में आके, चूंकि लेफ्ट साइड की है, मीडियल साइड में आके एक एरिया बड़ा हो जाता है और ट्रायंगुलर हो जाता है। ये एरिया बड़ा और ट्रायंगुलर हो जाता है जो कि आपका रेडियल नोच ऑफ द अल्ना। ये अल्ना बोन है, इसमें यहां पर एक गड्ढा होता है। यहां पर एक गड्ढा होता है जिसको हम रेडियल नोच कहते हैं। तो रेडियल नोच ऑफ द अल्ना के साथ ये आर्टिकुलेट और एक ज्वाइंट बनाता है जिसको हम सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट कहते हैं। सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, चूंकि ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसको सुपीरियर नाम हम देते हैं। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट इसके मिलने से बनता है। ओके, हेड के जस्ट नीचे की तरफ ये पोर्शन हेड हो गया। यहां पर ये जुड़ रहा है किसके साथ? ह्यूमरस के साथ। ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेट होता है। ये वाला पोर्शन किसके साथ जुड़ रहा है? आपका अल्ना के साथ। अल्ना में रेडियल नोच होती है जिसके साथ ये आर्टिकुलेट होता है और एक सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट बनाता है। हेड के जस्ट नीचे, हेड के जस्ट नीचे ये पार्ट एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, नैरो हो जाता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। तो इस नैरो पार्ट को हम नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक कहते हैं। उसके नेक के ठीक नीचे की तरफ यहां पर आप देखेंगे मीडियल साइड में एक वी शेप्ड एलिवेशन होता है। वी शेप्ड, जैसे आपका ह्यूमरस के अंदर यहां पर था जिसको हमने डेल्टा ट्यूबरसिटी कहा था, यहां पर ये एक एलिवेशन होता है जिसको हम रेडियल ट्यूबरसिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियल ट्यूबरसिटी कहते हैं। अपर एंड में सिर्फ इतना है। अपर एंड में जो है आपका हेड, नेक एंड ट्यूबरसिटी। ओके, लोअर एंड पर जब हम आते हैं, इसकी पूरी बोन की अगर हम रफली स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपको प्रिज्माइड शेप लगेगी। इस तरह से प्रिज्माइड शेप, ऊपर से नैरो है और नीचे से वाइड हो जाती है, तो प्रिज्माइड शेप। लोअर एंड पर जब हम आते हैं, लोअर एंड पर ये वाला पोर्शन लोअर एंड है, इसमें दो आर्टिकुलर
और 3 नॉन आर्टिकुलर सरफेस होती है। कितनी? 2 आर्टिकुलर और 3 नॉन आर्टिकुलर सरफेस होती है। 2 आर्टिकुलर कौन सी है? देखिए मैंने यहां पर एरो का निशान बनाया है, डायरेक्ट इंडिकेट नहीं किया है बल्कि एरो का निशान बनाया है, यानी कि ये इसके नीचे जा रहे हैं हम, है ना। तो यहां पर 2 आर्टिकुलर सरफेस है। नंबर 1 कार्पल आर्टिकुलर सरफेस, और नंबर 2 अल्नर आर्टिकुलर सरफेस, अल्नर आर्टिकुलर सरफेस। कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कौन सी होती है? लोअर एंड के जस्ट नीचे, बिल्कुल नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक पूरी ट्रायंगुलर एक आर्टिकुलर सरफेस नजर आएगी, ये जिस पर मैं उंगली घुमा रहा हूं। ये एक लाइन के जरिए, एक रिज के जरिए 2 हिस्सों में बढ़ती है। यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे इस तरह की ये सरफेस है ट्रायंगुलर, ये इस तरह से, तो ये एक लाइन के जरिए 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, एक लेटरल और एक मीडियल, जिसके साथ आपका स्केफाइड और ल्यूनेट, स्केफाइड और ल्यूनेट जो है कार्पल बोन होती है। कार्पल बोन, रिस्ट की कलाई की जो हड्डियां होती है उनको हम कार्पल बोन्स कहते हैं। तो बोन स्केफाइड है और एक बोन जो है आपका ल्यूनेट, एक स्केफाइड और एक ल्यूनेट है। तो वो दोनों बोन इसके साथ आर्टिकुलेट होती है और रिस्ट ज्वाइंट बनाने में मदद करती है। चूंकि वो कार्पल बोन इसके साथ जुड़ती है, इसलिए इस सरफेस को हम कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। वो बोन कौन सी है? स्केफाइड एंड ल्यूनेट। जब हम आपको कार्पल बोन बताएंगे उस वक्त आपको बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी कौन सी हो। अभी सिर्फ इतना समझिए कि इसके साथ 2 कार्पल बोन जुड़ती हैं, इसीलिए इस सरफेस को हम कार्पल आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। ठीक। दूसरी आर्टिकुलर सरफेस कौन सी है? अल्नर आर्टिकुलर सरफेस। यहां पर इसके चूंकि ये बाहर के लेफ्ट साइड की बोन है, तो मीडियल साइड में लोअर एंड पर यहां पर एक, जहां मैं उंगली घुमा रहा हूं, ये एक आर्टिकुलर सरफेस होती है जिसको हम अल्नर आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं। अल्नर आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, जिसके साथ हेड ऑफ द अल्ना, ये लोअर एंड है इसका अल्ना का, तो इसके इस एंड को हम हेड कहते हैं। तो हेड ऑफ द अल्ना जो है ये इसके साथ इस तरह से आर्टिकुलर जुड़ गया। ऊपर इसने बनाई थी 2 जुड़कर सुपीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, नीचे कौन सा बनेगा? इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट। ठीक है ना। तो ये दोनों बोन यहां पे जुड़ेंगे तो इंफीरियर रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ये इस तरह से जुड़ गई। अब ये सरफेस जो है नीचे वाली कार्पल और ये अल्नर। ओके। 3 नॉन आर्टिकुलर सरफेस, 3 नॉन आर्टिकुलर सरफेस, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। सामने वाली ये सरफेस एंटीरियर रफ होती है, लेटरल सरफेस स्मूथ और सबकुटेनियस होती है, स्मूथ और सबकुटेनियस होती है। और यहां से एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन होता है, एक नीचे की तरफ एक प्रोसेस निकला हुआ होता है जिसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। एक प्रोसेस इसमें निकला हुआ होता है जिसको हम स्टाइलॉइड प्रोसेस कहते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम जाते हैं तो पोस्टीरियर सरफेस पर बीचों बीच एक ट्यूबरकिल होता है जिसको हम डोर्सल ट्यूबरकिल कहते हैं। डोर्सल ट्यूबरकिल, इस ट्यूबरकिल के दोनों साइड में ग्रूव होती है, नाली होती है। क्या होती है? ग्रूव्स होती हैं, नाली होती है, 4 होती है नंबर में, 4 होती है, जिनसे एक्सटेंसर मसल का टेंडेंस, एक्सटेंसर मसल के टेंडेंस जो है वो होके गुजरते हैं। अभी बताएंगे एक्सटेंसर मसल कौन सी है। आपका एक्सटेंसर मसल वो होती है जो आपके हाथ को बाहर की तरफ खोलने में, यानी कि इतने हाथ को, रिस्ट को बाहर की तरफ ले जाने में मदद करती है, वो होती है एक्सटेंसर मसल्स। अगर अंदर ला रही है तो वो कहलाती है फ्लेक्सर मसल्स, हाथ को मोड़ने वाली। उनके टेंडेंस जो है इन ग्रूव से होकर गुजरते हैं, जिनको हम जो है ग्रूव 4 टेंडन ऑफ एक्सटेंसर्स कहते हैं। ओके, ये लोअर एंड की बात है। ठीक। उसके बाद आते हैं हम शाफ्ट पर। शाफ्ट में आपका 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस। तीनों बॉर्डर्स की जो शुरुआत होती है वो आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी से होती है। तीनों बॉर्डर्स की शुरुआत रेडियल ट्यूबरोसिटी से। 3 बॉर्डर कौन कौन से हैं? नंबर 1 एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर ये आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी से सामने से एक बॉर्डर उठता है जो बेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस तक चला जाता है, तो इस बॉर्डर को हम एंटीरियर बॉर्डर कहते हैं।
इस ट्यूबरसिटी के पीछे से एक दूसरा बॉर्डर शुरू होता है जो डॉर्सल ट्यूबरकिल तक चला जाता है। यहां पर एक निशान बनाया मैंने, डॉर्सल ट्यूबरकिल। डॉर्सल ट्यूबरकिल तक चला जाता है तो इसको हम पोस्टीरियर बॉर्डर कहते हैं। तीसरा बॉर्डर जो सबसे शार्प होता है, ये वाला सबसे शार्प, ये लेफ्ट हैंड की है, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड की, तो ये बॉर्डर जो है इसका मीडियल या इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं। इसको हम मीडियल या इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं। मीडियल क्यों कहा? क्योंकि ये मीडियल साइड में आ रहा है। इंट्रोसियस क्यों कहा? इंटर मींस बीच में, ओसियस मींस बोन। दो बोन्स के बीच में जब ये दोनों बोन आपस में ऐसे लग जाती हैं, ये दोनों बोन ऐसे लग गई तो ये बीच में आ रहा है, इसके और इन दोनों के बीच में, इसके इस बॉर्डर को, मीडियल बॉर्डर को हम इंट्रोसियस बॉर्डर कहते हैं। इसी तरह से अल्ना में ये वाला जो बॉर्डर होता है इसको जनरली नाम देंगे लेटरल बॉर्डर, लेकिन चूंकि ये बीच में आ रहा है दोनों के, तो यहां पर भी इसको हम इंट्रोसियस बॉर्डर कहेंगे। यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि लेटरल बॉर्डर, इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ अल्ना या इंट्रोसियस बॉर्डर ऑफ रेडियस का दूसरा नाम क्या है? एक कॉमन नाम हो गया इंट्रोसियस, दोनों का मैं कह रहा हूं दोनों में इंट्रोसियस है, लेकिन आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि रेडियस के इंट्रोसियस बॉर्डर को दूसरा नाम क्या देंगे? मीडियल बॉर्डर। कंफ्यूज करेगा वो यहां पे आपको, ठीक है ना। तो आपको ये यहां के कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये बोन लेफ्ट साइड में होती है तो ये लेफ्ट होना चाहिए या लेटरल होना चाहिए, नहीं, ये बॉर्डर जो है चूंकि मीडियल साइड में आ रहा है तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मीडियल बॉर्डर कहते हैं। और ये एक मेम्ब्रेन को अटैचमेंट देता है, एक मेम्ब्रेन को अटैचमेंट देता है जो दोनों बोन को आपस में बांधता है। ये इस तरह से ये एक मेम्ब्रेन का अटैचमेंट देता है, बंध गई ना दोनों बोन। इस मेम्ब्रेन का नाम होता है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। बिल्कुल उसी के ऊपर, जैसे इन बॉर्डर का नाम इंट्रोसियस बॉर्डर था तो उनको एक मेम्ब्रेन अटैचमेंट दे रही है या उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन अटैच हो रही है जिसको हम इंट्रोसियस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, तीन बॉर्डर हो गए, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। सरफेस कितनी होंगी? तीन ही सरफेस होंगी। देखो, एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में ये वाली सरफेस एंटीरियर सरफेस कहलाएगी। मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में पीछे वाली सरफेस पोस्टीरियर कहलाएगी। और एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में बाहर की तरफ जो सरफेस है इसको हम लेटरल सरफेस कहते हैं। यहां पर आपको फिर एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, आपको दो बॉर्डर में और दो सरफेस में कंफ्यूज करेगा। रेडियस में बाहर वाली सरफेस कौन सी होती है? लेटरल होती है। अल्ना में अंदर वाली सरफेस मीडियल होगी। सिर्फ एक बॉर्डर और एक सरफेस का फर्क आएगा, बाकी वही बॉर्डर है, वही सरफेस है। तो इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस कहते हैं। ठीक, तीन सरफेस हो गई, तीन बॉर्डर हो गए। बॉर्डर हो गया एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। सरफेस हो गई एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस। ओके, इस तरह से ये बोन का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है इसका साइड डिटर्मिनेशन। हम इसको कैसे पहचानेंगे कि किस साइड की बोन, क्योंकि रेडियस दो है, अल्ना भी दो है ना, जो दो, जहां दो बोन होंगी वहां पर आपको साइड डिटरमाइन करना है। इसको आप कैसे पहचानेंगे कि किस साइड की बोन? इसको हम इस तरह पहचानेंगे, नंबर एक बात कि अपर एंड सर्कुलर, उसको ऊपर कर लीजिए, लोअर एंड ट्रायंगुलर थोड़ा एक्सपेंडेड है, उसको नीचे कर लीजिए। अभी हमें नहीं पता कि किस साइड की बोन है, अभी हमने इसको ऊपर किया है, इसको नीचे किया, ठीक है। शाफ्ट को अगर आप देखते हैं तो ये स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है लेटरली, हल्की सी कॉन्वेक्स है ना लेटरली। अगर मैं ऐसे इसे राइट की बता रहा हूं तो भी लेटरल आ रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट की बता रहा हूं तो भी लेटरल आ रहा है, स्लाइटली कॉन्वेक्स है ना। इसकी खास पहचान जो होती है, दो पॉइंट से आप इसको पहचान करेंगे। नंबर एक, ये वाला जो हेड का मीडियल पोर्शन है जो अल्ना के साथ आर्टिकुलेट है वो मीडियल साइड में और ट्रायंगुलर है, इसको मीडियल साइड में होती है ना। अभी भी नहीं पहचान सकते, अभी भी हम इसको ऐसे करें तब भी वो मीडियल साइड में आता है। तीन पॉइंट बताए मैंने, तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें आपको खास ध्यान रखना है, ये जो आपका डॉर्सल ट्यूबरकिल और स्टाइलॉइड प्रोसेस, डॉर्सल ट्यूबरकिल को अपनी तरफ कर लीजिए,
डॉर्सल ट्यूबरकल को अपनी तरफ कर लीजिएगा। ऐसे आपने किया तो जिस साइड में आपका ये स्टाइलॉयड प्रोसेस आएगा, ये सब भूल जाना। फिर बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे, इस लिहाज से पकड़ना है कि डॉर्सल ट्यूबरकल आपकी तरफ आ जाए। जब डॉर्सल ट्यूबरकल आपकी तरफ आएगा तो ये प्रोसेस जिस साइड में आएगा उस साइड की बोन मानी जाए। ये मेरे किस साइड में आ रहा है? लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो ये लेफ्ट साइड की बोन मानी जाएगी। अगर मैं इसको स्टाइलॉयड प्रोसेस को ऐसे कर लूं, इधर बाहर आ गया, लेकिन गलती क्या हुई, ये डॉर्सल ट्यूबरकल सामने आ गया। ये डॉर्सल ट्यूबरकल आपके अपनी तरफ होना चाहिए। जब आप इसको अपनी तरफ कर लेंगे तो जिस साइड में ये स्टाइलॉयड प्रोसेस आएगा उसी साइड की ये बोन मानी जाएगी। साइड डिटरमाइन हो गया। उसके बाद आता है ऑसिफिकेशन। ये बोन एक प्राइमरी सेंटर और 2 सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई। कितने? एक प्राइमरी सेंटर और 2 सेकेंडरी सेंटर से। प्राइमरी सेंटर फॉर द शाफ्ट, शाफ्ट के लिए 8वें हफ्ते में, कितने? 8वें हफ्ते में शाफ्ट के लिए एक सेंटर अपीयर होता है, प्राइमरी सेंटर। कौन सा 8वां हफ्ता? फीटल लाइफ का 8वें हफ्ते में इसके लिए एक सेंटर अपीयर होता है। 2 सेकेंडरी सेंटर, जिनमें से एक जो है आपका लोअर एंड के लिए और एक अपर एंड के लिए। लोअर एंड के लिए सेंटर होता है फर्स्ट ईयर में अपीयर, फर्स्ट ईयर में अपीयर होता है, जो कि शाफ्ट के साथ 20 ईयर 20 साल में जाके फ्यूज हो जाता है, यानी कि 20 साल। एक सेकेंडरी सेंटर अपर एंड के लिए 4th ईयर ऑफ लाइफ, चौथे साल में अपीयर होता है, और ये शाफ्ट के साथ 18 साल में फ्यूज हो जाता है। तो बोन कितने वक्त में कंप्लीट हुई? 20 साल में। आपको मैंने याद है बताया था कि एज डिटर्मिनेशन के लिए, एज का पता करने के लिए हम एल्बो जॉइंट का एक्सरे कराते हैं, एल्बो जॉइंट का एक्सरे कराते हैं, है ना? क्यों कराते हैं एल्बो जॉइंट का? क्योंकि इसका जो अपर एंड है वो एल्बो जॉइंट बना रहा है, और वो 18 साल में तैयार होती है ऊपर का सिरा। अगर जब तक ये तैयार नहीं है, इपीफिजियल लाइन दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी उम्र अभी 18 साल से नीचे। ये प्रूव करेगी इस बात को कि उसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर कंप्लीट है, सेंटर वो नहीं दिखाई दे रहा है एपीफिजियल कार्टिलेज, इट मींस ये 18 साल से ऊपर है। इस तरह से आप इसको साइड आपका ऑसिफिकेशन, ऑसिफिकेशन यानी कि एक प्राइमरी सेंटर 2 सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर फॉर द शाफ्ट ड्यूरिंग 8th week of fetal life, one second center for the lower end and one for the upper end, and the bone is completed during 20 year of life, 20 साल में तैयार। ओके, अब आता है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर, रेडियस और अल्ना, देखिए दोनों बोन एक साथ है ना। अगर हम खाली इसकी बात करते हैं तो मोस्ट कॉमनली रेडियस बोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अक्सर एग्जाम में आता है, एग्जामिनर भी पूछता है, वाइवा जब होता है कहीं पे मेडिकल अफसर के लिए, वहां पर भी पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है कि इसमें फ्रैक्चर कहां होता है और उस फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं। रेडियस बोन में जो फ्रैक्चर होता है 2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द लोअर एंड, लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर ऊपर ये बोन फ्रैक्चर हो जाया करती है मोस्ट कॉमनली। और जब होती है तो चूंकि एक साथ जुड़ी हुई है तो मोस्ट कॉमनली देखने में ही आता है, ज्यादातर देखने में आता है कि दोनों बोन एक साथ फ्रैक्चर होती है, दोनों बोन एक साथ फ्रैक्चर होती है। ठीक, तो ऐसे फ्रैक्चर को हम कॉइलस फ्रैक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने लिखा है कहीं, नहीं लिखा है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉइलस फ्रैक्चर। याद रख लिए, कर लीजिएगा, इसको हम कॉइलस फ्रैक्चर कहते हैं। 2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है, वहां से फ्रैक्चर होती है। इस फ्रैक्चर को हम कॉइलस फ्रैक्चर कहते हैं। इस फ्रैक्चर के दौरान क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली अगर दोनों एक साथ टूट गई तो इनमें क्रॉस यूनियन हो जाता है, ऐसे क्रॉस हो जाती है। तो डॉक्टर जो है इसी को प्रिवेंट करता है कि ये इस तरह से ना हो, क्योंकि अगर इस तरह से होगी तो वहां की नर्व और आर्टरी डैमेज होने का खतरा रहता है। इसको प्रिवेंट करता है कि ये सीधी, ठीक है। जब ये टूटती है, टूटने पर इसका जो डिस्टल फ्रेगमेंट है, डिस्टल फ्रेगमेंट का मतलब अगला टुकड़ा जो है इसका, वो थोड़ा सा बैकवर्ड और थोड़ा सा अपवर्ड सरक जाता है।
थोड़ा सा बैकवर्ड और थोड़ा सा अपवर्ड सरक जाता है, ठीक है। तो इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो 2 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द लोअर एंड। ओके, समझ में आ गया। दूसरा एक वर्ड लिखा है इसमें मैंने, सबलक्सेशन। सबलक्सेशन क्या है? इसी बोन के अंदर मोस्टली देखने में आता है। सबलक्सेशन क्या होता है कि छोटे से बच्चे को हम अक्सर क्या होता है, एक हाथ पकड़ के ऐसे उठा लेते है ना। जब हम उसको ऐसे उठाते हैं तो ये अपनी पकड़ छोड़ देता है, यानी कि ऊपर खिसक जाता है ह्यूमरस, और ये नीचे की तरफ जब ऊपर उठाएंगे तो ऐसे खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, डिसलोज हो जाता है अपनी जगह से। तो ऐसे ज्वाइंट को हम सबलक्सेशन कहते हैं, ऐसे उसको सबलक्सेशन कहते हैं। इसलिए कभी भी एक हाथ के पकड़ के छोटे बच्चे को एकदम नहीं उठाना चाहिए, तो उससे जो है ये ज्वाइंट खिसक जाता है। और ये जो आपका रेडियस का हेड है ये पीछे को दिखाई देगा, पीछे को डायरेक्शन जो है इसका। तो ऐसे ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, सबलक्सेशन। ओके, द रेडियस is a long bone which is situated at the lateral side of the forearm and has 3 parts: upper end, lower end and shaft. Upper end consists the head, neck and radial tuberosity. Upper aspect of the head articulates with the capitulum and takes part in forming the elbow joint. The circumference of the head is smooth. At its medial aspect, this area becomes triangular and articulates with the radial notch of the ulna, to form the superior radio-ulnar joint. Immediate below the head, the part is constricted and called the neck. Below the neck, a V-shaped elevation is present medially, which is called the radial tuberosity. Lower end is triangular and has 2 articular and 3 non-articular surfaces. Articular surfaces are number 1 carpal articular surface and number 2 ulnar articular surface. Carpal articular surface articulates with the or gives articulation to the scaphoid and lunate bone, carpal bones, scaphoid and lunate bones, and forms the wrist joint. Ulnar articular surface articulates with the head of the ulna to form the inferior radio-ulnar joint. Inferior radio-ulnar joint. Non-articular surfaces are anterior, lateral and posterior. Anterior surface is rough, lateral surface also rough but subcutaneous. Posterior surface is also also rough and has a tubercle drop-like structure. It is called the dorsal tubercle and has also 4 grooves for the extensor tendon of extensor muscles. Shaft. The shaft has 3 borders and 3 surfaces. The borders are anterior, posterior and medial border. Anterior border extends from the anterior side of the radial tuberosity to the base of styloid process. Posterior border extends from the posterior aspect of the radial tuberosity to the dorsal tubercle. Medial border, it extends from the middle of the radial tuberosity to the border of the ulnar notch. Ulnar notch या ulnar articular surface. The surfaces are anterior, posterior and lateral. Anterior surface lies between the anterior border and medial border. Posterior surface lies between the posterior border and medial border. Lateral surface lies between the anterior and posterior border laterally. Side determination. The bone lies in this position. The upper end is rounded, lower end is triangular.
and the middle of the shaft is slightly convex laterally. Slightly convex laterally. Dorsal tubercle lies posteriorly at the lower end. Styloid process lies posterolaterally. This confirms the side determination. Ossification. This bone, radius bone, ossifies from one primary center and two secondary center. The primary center for the shaft appears during 8th week of fetal life. First secondary center for the lower end appears at the first year, which fuse with the shaft during 20th year. Second secondary center for the upper end, which appears during 4th year of life and fuse with the shaft during 18th year of life. The lower end is called the growing end. Clinical feature. Radius bone most commonly fractured from 2 centimeter above from the lower end, and the distal fragment reach upwards and backwards, and such type of fracture is called the Querlus fracture. Number 2, subluxation. During pulling the hand of a child, the head of the radius dislodged from the joint, elbow joint. Okay, so these are the clinical features. Okay, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें. हाँ, अच्छे हो या बुरे, कमेंट जरूर.